हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। 26 में थर्सडे के न्यूज़पेपर की जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इसकी जो आज पहली न्यूज़ है वो क्या है, यासीन मलिक गेट्स लाइफ टर्म फॉर टेरर फंडिंग। ठीक है, तो जो यासीन मलिक है उनको जो है उस बंदे को टेरर फंडिंग के मामले में लाइफ टर्म मिली है। एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS3 इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू GS2 जो हमारा पॉलिटी का पार्ट है। अब इसमें हुआ क्या है कि जो स्पेशल कोर्ट है उसने वेंसडे को इस बंदे को सेंटेंस दिया लाइफ टर्म की, क्योंकि इसको पकड़ा गया है टेरर फंडिंग के मामले में। नंबर 2, यहाँ पे जो चीज़ है ये NIA के कोर्ट ने ये UAPA के अंडर इस बंदे को पकड़ा और सेक्शन 121 ऑफ दी IPC, जिसमें फ़ाइन भी इम्पोज किया गया है और जो सेंटेंस है वो भी आपको पता लग गया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को चलते हुए अब हो क्या रहा है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा जगहों पे जो मार्केट्स है वो बंद हो गई हैं। ठीक है, फिर उस चीज़ के बाद में अगर हम बात करें कि यासीन मलिक को पकड़ने के बाद में यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट के बाद में एक जो और चीज़ नई निकल के आ रही है कि भाई वहाँ पे जो इंसिडेंट है पत्थरबाजी के या फिर इधर उधर से मारने वाले वो सामने आ रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमें पता होने चाहिए कि यार किससे जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बैड भी हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं और भी ज़्यादा, तो उसको भी कंट्रोल साथ में करना पड़ेगा हमें, तभी एक अच्छे वे से हम उसको कर्व कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, और UAPA है क्या उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो UAPA है वो 1967 में आता है, जिसका एम था कि प्रिवेंशन होनी चाहिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। एसोसिएशन जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लॉ लाया गया UAPA। ये जो एक्ट है ये असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर टू दी सेंटर, जिसमें जो सेंटर है वो एक एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर करती है बाय वे ऑफ एन ऑफिशियल गैजेट। अब इसमें डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक हाईएस्ट पनिशमेंट हो सकती है। और अंडर हम अगर UAPA बात करें तो बोथ इंडियन और फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर, चाहे वो फॉरेन लैंड पे है चाहे वो आउटसाइड मतलब फॉरेन लैंड पे या फिर आउटसाइड इंडिया। तो उसके बाद में अगर UAPA की बात करें, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको फाइल करनी होती है चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी कि ये रिसेंटली इसकी अमेंडमेंट हुई थी। हमने पहले बात की एसोसिएशंस की। एसोसिएशंस के साथ में यहाँ पे इंडिविजुअल जो वर्ड है वो भी इंक्लूड कर दिया गया। अगर कोई इंडिविजुअल भी टेरर फाइनेंसिंग टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है उसको भी यहाँ पे पकड़ के लेके जाया जा सकता है। ये अब एसोसिएशन का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे पहली न्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए ड्राइविंग दी बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू अगेन GS2। ठीक है, ये GS2 का टॉपिक है। प्लस इसमें ना एक कम्युनल जो हम बोल सकते हैं कि वॉयलेंस या फिर यूनिटी जो है वो कम होती जा रही है, या फिर जो चीज़ें हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम सिख मुस्लिम, इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं कि यूनिटी थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, उसके बारे में प्रॉपर वे में बताया गया है। वी कैन से कि भाई ठीक ठीक सा एक एडिटोरियल जिसको हमने पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे कम्युनल क्राउड्स की बात की गई है, यहाँ पे दिस आर्टिकल इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद में अनएंडिंग ट्रेजिडी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गनमैन है उसने जो एटलीस्ट 19 चिल्ड्रन और जो 2 अडल्ट इंक्लूडिंग अ टीचर उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल में जाके अटैक कर दिया, वो उस चीज़ के बारे में बात है। चलिए इस आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, इस एडिटोरियल से। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ वो कह रहे हैं कि भाई सेलिब्रेट करना हमने कंप्लीशन ऑफ द 75 ईयर्स ऑफ द इंडिया। ये कहते करना चाहिए क्योंकि कई लोग इंडिपेंडेंस पे स्केप्टिसिज्म दिखा रहे थे हमारी इंडिया के प्रति, जैसे कि विंस्टन चर्चिल। उन्होंने बोला था कि भाई जो इंडिया है वो बहुत टाइम तक इस तरह से, जिस तरह से आप इसको बना के रखना चाहते हो, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब इकट्ठा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि अगर हम इतना टाइम तक सर्वाइव कर पाए हैं तो हमें ये जो सेलिब्रेशन है वो करनी बनती है। लेकिन वो कहते हैं आज की डेट में कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो कि इस यूनिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसमें पहला इशू कहते देखने को मिल रहा है जो कि ज्ञानवापी इशू का पहला इशू है, फर्स्ट इशू। उसमें बोला गया कि जो कोर्ट है उसमें पिटीशन डालेगी कि वहाँ पे जो वर्शिप है वो हिंदूज़ को करना अलाउ होना चाहिए,
क्योंकि वो जो मॉस्क है वो डिमोलिश किया था किसने, यहाँ पे मुगल एम्परर औरंगजेब ने, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे तो किया, अब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंडर है, ठीक है। जिस चीज़ का मतलब है आप उसका स्टेटस नहीं चेंज कर सकते। जो स्टेटस उसका 1947 को था वही स्टेटस अभी भी चलेगा, ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ लीगली टर्म्स में देखें, नहीं लीगली टर्म्स में भी अगर हम देखने इससे भी परे देखें, तो एक जो चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि भाई ये जो चीज़ है मॉस्क या फिर कुछ और चीज़ है, ये यूनिटी को ख़राब नहीं होने देना चाहिए हमें। अदरवाइज़ तो वही जो विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि भाई ये चीज़ नहीं सर्वाइव कर पाएंगे ये लोग, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे सही होती दिखाई देगी। फिर अगर हम बात करें फ्रॉम अनदर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लास्ट ईयर जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बिडेन, कहते चाहे उनकी पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है आज की डेट में, लेकिन जो यूएस में वो गए टल्सा में क्या हुआ था, टल्सा रेस मैसेकर हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि यार ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, ठीक है, कि जो टल्सा रेस मैसेकर हुआ, और इसको अमेरिकन को भूलना भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि भाई डार्क साइड हमें हमेशा याद रखनी चाहिए जो हमने गलत किया है। तो ये जो मैसेज है वो कहते हैं कि कोई ग्रीवेंसेस हमने अपने दिमाग में नहीं रखनी पुरानी बातों को लेकर। तो वो कहते हैं ये मैसेज आज हिंदूज़ और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए वैलिड है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे अकेला, कहते हैं कि जो अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें कि भी मुस्लिम्स ने आके यहाँ पे इन्वेड किया और स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया, वो कहते हैं ऐसी चीज़ तो आर्यंस ने भी की थी जो इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। वो कहते हैं जो द्राविडियंस थे यहाँ पे रह रहे थे, तो वो सेटलमेंट्स ऑफ नदर्न इंडिया वॉज ड्यू टू आर्यन एक्सपेंशन, ठीक है ना। जो डिक्लाइन ऑफ ग्रेट द्रविडियन सेटलमेंट है जो नदर्न इंडिया में, वो डिक्लाइन क्यों हुआ, वो कहते हैं बिकॉज ऑफ द आयरन एक्सपेंशन। और कुछ रीज़न बता देते हैं, ड्रॉट ये वो, ठीक है। क्योंकि कहते हैं जी वेदा में, ऋग्वेदा में प्रॉपर लिखा हुआ है इंदिरा के बारे में, द प्री एमिनेंट आयरन गॉड एज द स्लेयर ऑफ द दास्यू, मतलब लिटरली दी इनस्लेव्ड इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वो कहते बात करते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हुई रिलीजियस आइकॉन्स की उस टाइम पे, वो किसने की, आर्यंस ने की। तो वो कहते अकेले मुस्लिम्स ने डिस्ट्रक्शन नहीं की उन चीज़ों की, ठीक है, इस्लामिक रूल ने नहीं की, और भी जो भी रूलर्स आए यहाँ पे उन्होंने भी किया इस चीज़ को। फिर दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वो कहते हैं एक तो चीज़ ये जो प्रॉब्लमेटिक लग रही है, दूसरी चीज़ कि जो हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो हिंदी है वही उसको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि सभी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, नॉट ओनली हिंदी। और यहाँ पे कंक्लूजन एक अच्छा लिखा हुआ है, अ डाइवर्स पीपल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट इट्स फाउंडर्स क्राफ्टेड एन एंटिटी दैट हैज सो फार हेल्ड आउट अंडर ग्रेट एडवर्सिटी बट इंडिया इज़ ऑल्सो अ कोलिशन ऑफ पीपल दैट आर डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्ट्रीज एंड कल्चर, ठीक है। तो ये एक अच्छा कंक्लूजन है, आप इसको नोट कर सकते हो, अदरवाइज एक नॉर्मल एडिटोरियल है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, अबॉर्शन के लिए यूएसए में बात चल रही थी, तो इन्होंने पुरानी जो बात है हमारे यहाँ पे जो चल रहा है उस चीज़ को दोबारा से जिंदा किया है, या फिर दोबारा से एक लिखा है आर्टिकल। तो इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो डालेंगे संडे को या फिर सैटरडे को, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन वी विल बी डिस्कसिंग इन अ ग्रेटर मैनर, तो उस चीज़ के लिए आप वेट कर सकते हो, ठीक है, और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, तो इन आर्टिकल्स में कुछ खास नहीं था पढ़ने वाला। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यूएस ताइवान रिलेशंस की बात की जा रही है। ये एडिटोरियल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है हमारे लिए। उसका रीज़न क्या है, अगर यूएसए की जगह पे यहाँ पे इंडिया ताइवान रिलेशन लिखा होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे यूएस और ताइवान के रिलेशन बताए गए हैं, तो ये GS2 का पार्ट हम मान सकते हैं, जिसके बारे में हमें ताइवान के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि ताइवान एक अलग सी कंट्री कैसे बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा कि दिस इज़ मेनलैंड चाइना, लेकिन मेनलैंड चाइना से अलग एक जो आइलैंड है वो है ताइवान। अब अगर हम बात करें, ये जो आइलैंड टेरिटरी है ताइवान, ये लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ मेनलैंड चाइना, जैसे हमने यहाँ पे मैप में देखा। यहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी, यहाँ पे दो पार्टीज थी, एक तो थी नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, कुओमिंटांग की, और दूसरी पार्टी थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो यहाँ पे होता क्या है, दे ट्रांसप्लांटेड द रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट इन ताइवान वाइल द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एस्टेब्लिश द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब क्या होता है, सिविल वॉर में जब नेशनलिस्ट पार्टी, मतलब ये ताइवान वाली पार्टी हार जाती है तो वो ताइवान में भाग जाती है, लेकिन दूसरी जो पार्टी वो जीतती है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो वहाँ पे क्या बना देती है, एक तो बन गया यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो ताइवान की होगी, रिपब्लिक है, ये यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है, ठीक है, PRC। तो ROC हम ताइवान बोल सकते हैं, ये हो गया चाइना। तो यहाँ पे होता क्या है
कि जो ROC रिटेन्ड इट्स मेंबरशिप एट द यूनाइटेड नेशन, मतलब जो ट्रांसप्लांटेड रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट इन ताइवान वाइल द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एस्टैब्लिश्ड द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना सिंस द PRC कंसीडर द आइलैंड एज अ रेनिगेड प्रोविंस अवेटिंग दी रीयूनिफिकेशन बाय पीसफुल मीन्स। मतलब चाइना वाले लोगों को लग रहा था कि ये दोबारा से हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्रॉस स्ट्रेट रिलेशन यहाँ पे बन जाते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वार कंडीशन, क्योंकि ये जो ताइवान है ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को, कैपिटलिज्म को, मतलब USA को सपोर्ट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो मेनलैंड चाइना है, जो मेनलैंड चाइना है यहाँ पे, वो किसको सपोर्ट करता है, वो USSR को सपोर्ट करता है, मतलब कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंसेस है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जब जियो पॉलिटिक्स का शिफ्ट होता है तो यहाँ पे जो PRC है, मतलब जो मेनलैंड चाइना है, वो USA को ही सपोर्ट कर देता है, कभी आई विल बी सपोर्टिंग द USA। अब USA को जब उसने सपोर्ट किया तो ऑब्वियसली USA उसके सपोर्ट में आके और भी कुछ करना चाहेगा। और उसने देखा था ये जो मेनलैंड चाइना, आपको लगेगा कि इसने ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि वो भी हक में था कि जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है USSR को उसको कम करना चाहिए। सो इस चीज़ से होता क्या है, दिस लेड टू द US चाइना रीअप्रोचमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द हिस्टोरिक विजिट ऑफ द US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। ठीक है, तो वो PRC में जब विजिट करते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसी ईयर में जब ये विजिट होती है, उसी ईयर में इन्होंने क्या किया, सेम ईयर जो PRC है, मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब जो मेनलैंड चाइना है, यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया, मेनलैंड चाइना ने डिस्प्लेस कर दिया ROC को, मतलब रिपब्लिक यहाँ पे ROC को, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना को। ठीक है, अब जब रिपब्लिक ऑफ चाइना को यहाँ पे उसने रिप्लेस किया एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चाइनीज़ नेशन, मतलब कि भाई ROC कुछ नहीं है, ताइवान कुछ नहीं है, जो भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएगा वो मेनलैंड चाइना का ही जाएगा। तो उसने एक रूल दे दिया, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया, वन चाइना प्रिंसिपल। वन चाइना प्रिंसिपल में क्या है, रिकग्नाइजिंग PRC एंड नॉट द ROC एज चाइना। यहाँ पे ROC को चाइना नहीं माना आपने, PRC को ही चाइना माना है, और ये इस चीज़ को हम क्या बोलने लगे, वन चाइना प्रिंसिपल। ठीक है, सो जो ताइवान है वो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम द सिंगल पार्टी टू द मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छे वे से चल रही है। ठीक है, सो चाइना रिफॉर्म्ड इट्स इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी रिसेंटली ये बात बोली जा रही है कि जो चाइना है वो अपने असर्टिव मूव्स दिखा रहा है कि आई विल बी कैप्चरिंग दी ताइवान। ठीक है, तो उस केस में US ने बोला कि आई विल सपोर्ट ताइवान नॉट दी चाइना। ऑब्वियसली वो ताइवान को सपोर्ट करेगा बिकॉज USA वांट टू कर्ब दी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ दी मेनलैंड चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ US एंड ताइवान रिलेशंस। नाउ दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर। ठीक है, हेल्थ सेक्टर से ये रिलेटेड है। तो इसमें अगर हम बात करें साइंस से रिलेटेड, ये जो आर्टिकल है मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, ये एक नया वायरस नहीं है, वो कहते हैं ये पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब पॉक्स वायरस जैसे स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स सुना होगा, उस फैमिली से बिलोंग करता है। ये आइडेंटिफाई किया गया था मंकीज़ में इन 1958, जब इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया मंकी, मतलब मंकी पॉक्स वायरस। ये जो फर्स्ट ह्यूमन केस आया 1970 में आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और मैनी सुपार्टिक आउटब्रेक्स ऑफ द एनिमल टू ह्यूमन एज वेल एज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। ये जो हमने एलिमिनेशन किया स्मॉल पॉक्स का, जो मनी पॉक्स है एक डोमिनेंट पॉक्स वायरस बन चुका है ह्यूमंस में। अगर हम इसमें बात करें, जो ट्रांसमिशन है वो होती है अगर हम बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के क्लोज जा रहे हैं जिसको मंकी पॉक्स वायरस हुआ है तब, तो ये सेल्फ लिमिटिंग है चीज़। लेकिन फिर भी अगर किसी को हो जाता है तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 21 डेज़ का रहता है। माइल्ड या फिर सेल्फ लिमिटिंग जो चीज़ है, असिम्प्टोमेटिक केसेस कुड ट्रांसमिट द डिजीज़ अननोइंगली। ठीक है, सो जो आउटब्रेक्स है सेंट्रल अफ्रीका में आर थॉट टू हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एनिमल्स इन रीजन एडजॉइनिंग फॉरेस्ट। तो जो सेंट्रल अफ्रीका में ये चीज़ आउटब्रेक होता है उसका रीज़न क्या है, एनिमल्स के साथ में उनका बहुत ज़्यादा क्लोजनेस। ठीक है, तो मंकीज आर पॉसिबल ओनली इंसिडेंटल होस्ट। रेजरवायर अभी तक नहीं पता चला कि इसका रेजरवायर कौन है जो इस वायरस को रख के बैठा है। ये तो होस्ट है, मंकी तो होस्ट है एक, उसमें आ जाता है ये। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ दी ये मंकी पॉक्स। अभी इसका वैक्सीन वगैरह का कुछ खास हमें पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ मतलब एक पॉक्स वाला वायरस है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है इज़ अबाउट यहाँ पे कि एक सर्वे आया है, उस सर्वे का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सर्वे निकाला और इस सर्वे का नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट। NAS 2021 रिपोर्ट है जो इस चीज़ का नाम है। इस चीज़ में उन्होंने क्या बोला, विच असेस द हेल्थ ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री थ्रू अ सर्वे ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग कॉम्पिटेंसीज एट क्लास 3, 5, 8 एंड 10।
यहाँ पे इन्होंने बताया कि नियरली 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि पेंडेमिक में पढ़ना बर्डन था, क्योंकि जो चीज़ें हम स्कूल में जाके सीख सकते हैं हम घर पे बैठ के नहीं सीख सकते। कुछ 50% स्टूडेंट्स ने ऐसा भी बोला लेकिन कि ये जो रिपोर्ट है कि भाई कोई कोई डिफरेंस नहीं है, स्कूल की तरह ही लग रहा था, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला कि बर्डन सम है, लॉट ऑफ असाइनमेंट्स हैं, और यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो हम स्कूल के पीरियड्स के साथ में सीखते हैं। कईयों ने बोला जॉयफुल और फन के बारे में बोला कि भाई ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि बर्डन ही होएगा, और मे बी बर्डन लगा बच्चों को, और स्कूल में जाके हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं एज़ कम्पेरिजन टू घर घर पे बैठ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2। यहाँ पे उन्होंने रिकग्नाइज़ किया सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। उन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर ये भी इंटाइटल्ड है टू द डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पुलिस है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्रिमिनल एक्शन नहीं करना चाहिए अगेंस्ट द एडल्ट एंड कंसेंटिंग सेक्स वर्कर। अगर कोई एडल्ट है और कंसेंटिंग सेक्स वर्कर है उसके लिए। फिर ये जो चीज़ है, अगर ये चीज़ बोली गई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बोली है। A child of a sex worker should not be separated from the mother merely on the ground that she is in the sex trade and the court held. बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ जो ह्यूमन है डिसेंसी एंड डिग्निटी एक्सटेंड्स टू सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन, दी कोर्ट नोटेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इस तरह की जो जजमेंट है वो आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं सीमेंट इज़ द नेक्स्ट टारगेट इन वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे जो GST स्लैब्स है फिर कुछ और चीज़ है जिसकी वजह से जो सीमेंट के प्राइसेज है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके लिए जो टैक्स कट या फिर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे कट करने की बात की जा रही है, ताकि जो सीमेंट है उस पर जो इन्फ्लेशन वो ज़्यादा हुआ हो उसके लिए बात किया जाए। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में ये जो लास्ट न्यूज़ है हमारी, इंडियाज़ पाम ऑयल इम्पोर्ट सेड टू हिट 11 ईयर लो। क्योंकि जो पाम ऑयल की इंपोर्ट है वो इस वजह से लो हुए हैं, जो इंडोनेशिया है उसने पाम ऑयल को बैन कर दिया था। तो अभी इंडिया ने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी है जो वो बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो कर दी। किस चीज़ पे? सोया ऑयल पे और सनफ्लावर ऑयल पे, जिसकी वजह से जो पाम ऑयल के इंपोर्ट्स है वो वैसे भी कम होने थे, इंडोनेशिया से आता था मैक्सिमम, और जो दूसरा ऑयल है वो यहाँ पे आने लग गया और वो सस्ता है। ठीक है, और ये इसकी जो इंपोर्ट है सोया ऑयल की और सनफ्लावर ऑयल की वो इंक्रीज़ होती दिखाई दे रही है। ठीक है, सो इसके लिए एक मिशन है नेशनल पाम ऑयल मिशन। ठीक है, नेशनल पाम ऑयल मिशन, इसमें नेशनल पाम ऑयल मिशन में कंसर्न्ड एरियाज़ या फिर फोकस्ड एरियाज़ कौन कौन से उसके बारे में आपने बताना। ठीक है, सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही, फिर आगे न्यूज़पेपर के लिए आप हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।